चलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग अरिस्टोटल को डिस्कस कर रहे थे। ब्रिटेन पॉलिटिकल थिंकिंग में अरिस्टोटल को डिस्कस कर रहे थे और ये जो हमारा डिस्कशन है ये यूजीसी नेट का जो पेपर होने वाला है 2024 में दिसंबर में, उसको टारगेट करके ये लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है। और इसमें एचपीएससी और आरपीएससी का, एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का और आरपीएससी का व्याख्याता का जो पेपर होने वाला है, लेक्चरर का बेसिकली पेपर होने वाला है, उसमें भी आपको इस कोर्स से बहुत मदद मिलेगी। तो अगर आपको, क्योंकि इसमें 8 से 10 क्लास ही यूट्यूब पर अपलोड होगी, तो अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8461973948 पर और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इससे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो इसमें फ़ोनपे या गूगल पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर और आपको कोर्स से जुड़ जाएंगे। क्योंकि 8 से 10 लेक्चर के बाद ये वीडियो सीरीज है ये पेड हो जाएगी और केवल जो मेंबर्स रहेंगे, सब्सक्राइब्ड मेंबर रहेंगे, उनको ही ये वीडियो दिखेंगे या नोट्स वगैरह मिलेंगे। तो इसलिए आप इससे जुड़ सकते हैं। चलिए, इसमें ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग अरिस्टोटल के राज्य को पढ़ रहे थे। तो राज्य बेसिकली जो सबसे पहले हम उन सोफिस्टों के बारे में पढ़ा था। सोफिस्ट, तो ये क्या कहते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है, इसका निर्माण मनुष्यों ने अपने उपयोग के लिए इसका निर्माण किया है और राज्य एक कृत्रिम संस्था है। ये सोफिस्ट बोल रहे थे। सोफिस्ट थे कौन? हम लोगों ने प्लेटो को पढ़ा था तो सोफिस्टों के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि जो सोफिस्ट थे ये भ्रमणशील शिक्षक थे जो युवाओं को वाक्पटुता एवं भाषण कला सिखाया करते थे। तो सोफिस्ट क्या मानते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। और इसके बाद जो सामाजिक समझौतावादी हैं, सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो थिंकर हैं, वो क्या मानते हैं? राज्य को समझौते का परिणाम मानते हैं। राज्य को समझौते का परिणाम मानते हैं। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे हॉब्स, लॉक और रूसो को, जो राज्य को सामाजिक समझौते का परिणाम मानते हैं। और जो सोफिस्ट हैं वो राज्य को कृत्रिम मानते हैं। सामाजिक समझौतावादी राज्य को समझौते का परिणाम मानते हैं। इसके विपरीत जो अरस्तु है वो राज्य को कृत्रिम नहीं मानता, यानी उसका मानना है कि जो राज्य है ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये प्राकृतिक संस्था है। अब प्राकृतिक संस्था क्यों है? क्योंकि अरिस्टोटल का मानना है कि एक मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति होती है, किस चीज की? परिवार बनाने की। एक मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति होती है एकजुट होकर रहने की, मनुष्य, एक उसका एक स्टेटमेंट है अरिस्टोटल का कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल या सोशल एनिमल एंड वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज आइदर बीस्ट और गॉड। और ऐसा व्यक्ति जो स्टेट के बिना रह सकता है वो या तो गॉड है या राक्षस है। तो ये ऐसी बातें करता है और मानता है कि जो स्टेट है वो प्राकृतिक है। ऐसा प्लेटो भी मानता है कि जो राज्य है वो प्राकृतिक संस्था है, ये जैविक संस्था है, सावयवी संस्था है, जिसका निर्माण हुआ है ना, ये फलता फूलता और बढ़ता है। तो कुल मिला के जो अरिस्टोटल है राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य की प्रकृति में होता है आपस में परिवार बनाना, है ना, और साथ में रहना। तो क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ही है आपस में रहना, जुड़ना, तो राज्य भी प्राकृतिक है। इसका जो निर्माण हुआ है प्राकृतिक तरीके से हुआ है, इसका विकास हुआ है ना, इसे आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाया गया है। तो चूंकि जो चीज़ विकास में होती है वो प्राकृतिक ही होती है, जिसका विकास होता है, फलती फूलती बढ़ती है, वो प्राकृतिक होती है। और जो अरिस्टोटल है ये बोलता है कि सबसे पहले परिवार का निर्माण होता है। सबसे पहले परिवार बनता है। परिवार हमारी भावनात्मक जो नीड है ना, साइकोलॉजिकल नीड है, उसको पूरा कर सकता है, लेकिन सारी नीड्स परिवार पूरा नहीं कर सकता है। तो हम उससे बृहत्तर जो संस्था है ग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो परिवार से हम ग्राम में प्रवेश करते हैं। तो ग्राम भी हमारी, क्योंकि ग्राम भी पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट संस्था नहीं है, वो हमारी कुछ आवश्यकताएं तो पूरी कर सकता है, लेकिन सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता है। तो हम अल्टीमेटली फिर कहाँ पहुँचते हैं? हम राज्य में पहुँचते हैं। और राज्य एक सेल्फ रिलायंट संस्था है जो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है, और अरिस्टोटल कहता है कि एसोसिएशंस ऑफ एसोसिएशन है या एसोसिएशंस ऑफ फैमिली है, जहाँ पर हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए ये राज्य को
प्राकृतिक और साबियाबी संस्था मानता है। तो सबसे पहले परिवार बना, फिर ग्राम बना और फिर राज्य बना। और राज्य एक सेल्फ रिलायंट संस्था है ना, आत्मनिर्भर संस्था है, जहां पर हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो प्लेटो राज्य को, ये काट दीजिएगा, प्लेटो राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानता है। क्या कहता है कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, तो ये व्यक्ति का ही बृहद रूप है कौन, राज्य, ऐसा प्लेटो मानता है। तो अगर हम राज्य को कैपिटल लेटर माने तो व्यक्ति क्या होंगे, स्मॉल लेटर होंगे। तो कोई भी जो राज्य है वो ओक के वृक्ष या सहतूत के वृक्ष से निर्मित नहीं होता, ऐसा प्लेटो बोलता है, बल्कि उसमें रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं का कैरेक्टर डिसाइड करता है कि राज्य का अल्टीमेटली कैरेक्टर क्या होगा। तो यही है कि जो प्लेटो है वो राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानता है। पिछले लेक्चर में या जब हम लोगों ने प्लेटो को पढ़ा था तो उसमें अच्छी तरीके से समझा था। तो प्लेटो राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानता है। वहीं अरस्तु राज्य को परिवारों का बृहद रूप मानता है, क्योंकि यही परिवार आगे बढ़ के गांव बना और गांव आगे आगे चल के क्या बना, राज्य बना। तो प्लेटो राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानता है, जबकि अरस्तु राज्य को परिवारों का ही बृहद रूप मानता है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। तो अरस्तु राज्य को काइनोनिया, ये एक ग्रीक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, काइनोनिया कहकर पुकारता है, अर्थात एक ऐसा समुदाय जिसके बिना जीवन संभव नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य ही है एक ऐसा समुदाय जो सेल्फ रिलायंट है, जहां पर हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि राज्य नेचुरल है, साबियाबी है, और ये हमारी सारी आवश्यकताएं, चाहे हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हो, चाहे हमारी सामाजिक नीड हो, चाहे हमारी आर्थिक नीड हो, सब प्रकार की नीड्स राज्य में ही आके खत्म होती हैं, राज्य में आके ही पूरी होती हैं। इसलिए ये एक स्वाभाविक संस्था है और ये एक काइनोनिया है, ऐसा समुदाय जहाँ पर जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये तुलसीदास का या महात्मा गांधी का राम राज्य है, प्लेटो का आइडल स्टेट है ना। तो यही है काइनोनिया। राज्य सर्वोच्च समुदाय है, ये सुप्रीम एसोसिएशन है। हमने देखा है कि बहुत सारे परिवार मिलके गांव का निर्माण किए और गांव अल्टीमेटली बहुत सारे मिलकर राज्य बने। तो जो राज्य है वो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है। सभी इंस्टीट्यूशन में प्रथम स्थान किसका आता है, राज्य का आता है। राज्य व्यक्ति से पहले, राज्य व्यक्ति से पहले। अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो अगर आगे चल के ये अरिस्टोटल कहता है कि अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए, कालानुक्रम के अनुसार देखा जाए, कालानुक्रम के अनुसार देखा जाए तो पहले कौन आया होगा? अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो पहले कौन आया होगा? तो ये कहता है कौन, अरिस्टोटल, कि अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो पहले तो व्यक्ति आया होगा, है ना, पहले व्यक्ति ना आया होगा, राज्य तो ऐसा कुछ था नहीं। क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो पहले व्यक्ति आया होगा, फिर व्यक्ति ने परिवार बनाया, फिर गांव बने, फिर राज्य बना। लेकिन अगर आवश्यकता की दृष्टि से देखा जाए, एक व्यक्ति का व्यक्ति होना ही इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति तो एक प्रकार से नोबल सैवेज था, कुछ जानता ही नहीं था वो, है ना। तो एक व्यक्ति कब बनता है ना, पूर्ण एक व्यक्ति तब बनता है जब वो राज्य में रहना स्टार्ट कर देता है। उसकी सभी आवश्यकताएं कहाँ पूरी होती हैं, राज्य में पूरी होती हैं। तो इसलिए क्रोनोलॉजिकली तो व्यक्ति पहले आया है, लेकिन आवश्यकता की दृष्टि से कौन पहले आया है, राज्य आया है। क्यों? क्योंकि यहीं आके व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और यहीं व्यक्ति अपना जो सर्वांगीण विकास है वो कर पाता है। इसलिए व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास राज्य में ही कर पाता है, इसलिए राज्य व्यक्ति से पहले है। तो जिस प्रकार शरीर पहले आता है, अंग बाद में आते हैं, उसी तरह राज्य पहले आता है, व्यक्ति बाद में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक कार आ रही है, आप दूर खड़े उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप कार में क्या देखते हैं, है ना? सबसे पहले आप पूरी की पूरी कार देखते हैं। जैसे जैसे कार नज़दीक आती जाती है तो आप उसके शीशे आपको दिखते हैं, उसकी हेडलाइट दिखती है, आप उसके दरवाजे वगैरह सब देख पाते हैं। लेकिन शुरू में आप किसको देखते हैं, आप कार को देखते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर दूर से चला आ रहा है तो सबसे पहले वो व्यक्ति का ढांचा दिखाई देगा, बाद में उसके अंग प्रत्यंग दिखाई देंगे। तो इसी तरह सबसे पहले हमें राज्य दिखाई देता है और जो शरीर है उसके अंग हैं बाद में दिखाई देते हैं। और आगे ये बोलता है कि राज्य अंतिम एवं पूर्ण इकाई है। क्यों? क्योंकि यहीं आके हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं और यहीं पर आके गति रुक भी जाएगी, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की है। क्यों? क्योंकि हमने अल्टीमेट गोल, जिसे हम राज्य कहते हैं, वो प्राप्त कर लिया। राज्य साबियाबी है, जैविक है, यानी कि एक ऐसे मनुष्य होता है ना, बचपन में, फिर है ना पौण होता है, वयस्क होता है, पौण होता है, फिर वृद्ध होता है। इसी प्रकार राज्य भी है,
इसकी एक विकास प्रक्रिया है और वो साबियाबी है, जैविक है, फलता फूलता और बढ़ता है। राज्य आत्मनिर्भर संस्था है, वही है क्यों? क्योंकि राज्य में आके सारी आवश्यकताएं एक व्यक्ति की पूरी हो जाती हैं और इसीलिए राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। और राज्य का उद्देश्य क्या है? अल्टीमेटली आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस को अचीव करना ही राज्य का अल्टीमेट उद्देश्य है। तो बेसिकली इसमें अगर हम मोटा मोटा चीज़ें निकालना चाहें तो बेसिकली जो प्लेटो अरिस्टोटल है क्या बोलता है कि राज्य कृत्रिम नहीं है, राज्य प्राकृतिक है। दूसरा, ये सर्वोच्च संस्था है, स्वाभाविक है, सुप्रीम एसोसिएशन है, व्यक्ति से पहले है, अंतिम एवं पूर्ण संस्था है ना। राज्य का है ना जैविक स्वरूप है या राज्य एक साबियाबी संस्था है और सबसे अल्टीमेटली क्या है? आत्मनिर्भर संस्था है। और इसका उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए राज्य कार्य करता है, वो अल्टीमेटली क्या है? आत्मनिर्भरता को अचीव करना। तो ये है राज्य का है ना, एक राज्य का एक प्रकार से उद्देश्य है। तो इसमें अरस्तु एक जगह बोलता है कि राज्य का जो अस्तित्व है जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। तो स्टेट एग्जिस्ट फॉर लाइफ बट इट कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। तो जब हम राज्य का निर्माण होता है तब हम एक अच्छा जीवन, है ना, पशुवत जीना तो आप स्टेट ऑफ नेचर में भी जी लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति कब जब सभ्य आदमी बन जाएगा, कहाँ बनेगा? राज्य में आके बनेगा, वहां पर उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो एक व्यक्ति ना पशु से मनुष्य बनता है, कहाँ? राज्य में आके। इसलिए राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन ये हम हमेशा सद जीवन को बनाए रखने के लिए अस्तित्व रहता है। तो अगर राज्य खत्म हो जाएगा तो फिर हम वही स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे। तो इसलिए ये राज्य हमेशा बना रहता है, सद जीवन के लिए बना रहता है। अब नेक्स्ट है इसमें जो बेसिकली जिस चीज़ें हमने देख ली हैं, इसमें दो और स्टेटमेंट आते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या राजनीतिक प्राणी है, और जो व्यक्ति राज्य से बाहर या समाज से बाहर रहता है वो तो पशु है या देवता है। फिर राज्य स्वाभाविक संस्था है, क्यों? क्योंकि परिवार व ग्राम जिससे राज्य बना है वो भी स्वाभाविक है ना, परिवार का बनना भी स्वाभाविक है, ग्राम का बनना भी स्वाभाविक है। तो क्योंकि जो जिन चीज़ों से मिलकर राज्य बना है वही चीज़ें स्वाभाविक है, तो राज्य भी अल्टीमेटली स्वाभाविक ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। फिर ये एसोसिएशन ऑफ फ्री मैन है, आगे चल के ये जो टोटल है क्या बोलता है कि जो राज्य है ये एसोसिएशन ऑफ फ्री मैन है। तो राज्य क्या है? एसोसिएशन ऑफ फ्री मैन है, स्वतंत्र लोगों का साहचर्य है। क्यों? क्योंकि जो नागरिक हैं वो स्वतंत्र हैं, इसलिए ये राज्य भी स्वतंत्र लोगों का ही समुदाय है या साहचर्य है। राज्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर संगठन है, यह व्यक्ति पर नहीं बल्कि व्यक्ति इस पर निर्भर है। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपको याद रखना है। हमने मास्टर साइंस के बारे में बता ही दिया है, क्योंकि अब चूंकि राज्य इतना महत्वपूर्ण है और हम राजनीति विज्ञान में राज्य का ही अध्ययन करते हैं, राज्य हर मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र से चूंकि राज्य जुड़ा हुआ है और हम पॉलिटिकल साइंस में राज्य का ही अध्ययन कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो फिर ये जो पॉलिटिकल साइंस है मास्टर साइंस हुई कि नहीं हुई, आर्किटेक्टोनिक साइंस हुई कि नहीं हुई। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए अब आगे इसमें बढ़ते हैं। तो जो टोटल है ये युद्धों का विरोध करता है, युद्ध विरोधी है ये। और आगे चल के हम देखते हैं कि ये क्रांति के विचार का ये ना घोर विरोधी है। तो एक प्रकार से ये कंजर्वेटिव थिंकर उभर कर सामने आता है और ये स्टेटस को मेंटेन रखना चाहता है। इसका मानना है कि कोई भी क्रांति, चाहे कोई भी कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैन लीड टू रिवोल्यूशन। तो ये है इसमें। तो अरिस्टोटल ये युद्ध का विरोधी है। तो मनुष्यों को काम करने या लड़ाई करने में सामर्थ्य तो होना चाहिए, पर आराम यानी अवकाश व शांति अधिक श्रेष्ठकर है। तो अगर अपनी जान पर ही बनाई तो युद्ध तो करना ही चाहिए, है ना, और लड़ाई भी की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर हमें शांति बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे देश जहाँ पर शांति होती है वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आती है ना, वहाँ पर जो हमें एक प्रकार से सर्वांगीण विकास हमारा हो पाता है, ऐसे देश जहाँ पर शांति होती है। तो मनुष्यों को काम करने व लड़ाई के लिए सामर्थ्य तो होना चाहिए, पर उन्हें अवकाश यानी आराम व शांति अधिक श्रेष्ठकर है ना। तो अवकाश कार्य से अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा अरस्तु बोलता है। चूंकि जब हम अवकाश में रहते हैं तो हम कला, साहित्य, आत्म विकास, है ना, देश का विकास, राज्य के विकास के बारे में सोचते हैं, है ना, हम नई नई चीज़ें करते हैं। हमारे पास अगर अवकाश हुआ तो हम पॉलिटिकल स्फीयर में एक प्रकार से हिस्सा लेंगे। जब हम
तो अगर एक व्यक्ति है ना परिवार में रह रहा है तो उसका विकास कम होगा, लेकिन जैसे ही वो गांव में आता है, जैसे ही वो राज्य में आता है, जैसे ही वो है ना राष्ट्र में आता है, तो उसका विकास, उसका जो पर्सनालिटी है और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। और ये कब होगा? जब हमारे पास अवकाश होगा, जब हमारा जो दिमाग है वो शांत होगा, जब हम एक प्रकार से ना हमारे पास फ्री टाइम होगा। तो इसके लिए यहीं से जो ये अवकाश कार्य से श्रेष्ठ है, यहीं से हमें देखने को मिलता है कि जो अरस्तु है वो दास प्रथा को एक प्रकार से है ना उसकी लीगैलिटी पर बातें कर रहा है या उसको लीगलाइज कर रहा है। उसका मानना अब अवकाश है, अवकाश एक व्यक्ति को, जैसे मान लो कोई मास्टर है, अब उसको अवकाश चाहिए, तो अवकाश कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल मुझे अवकाश चाहिए या मुझे और पढ़ने के लिए, आप लोगों को और समझाने के लिए अवकाश चाहिए, तो हम अवकाश कैसे प्राप्त करेंगे? तो हमारी जो स्लाइड्स वगैरह है ये कोई दूसरा बना दे, है ना। तो अगर ये सब चीज़ें हम किसी और को ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें जो है अवकाश पढ़ने का और ज़्यादा समझने का, समझाने का प्रयास मिलेगा। तो यही बातें अरिस्टोटल कह रहा है कि अवकाश कार्य से श्रेष्ठ है। तो चूंकि दास क्या है कि जो रोजमर्रा के काम है वो कर लेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति है उसे पॉलिटिकल स्फीयर में भाग लेने का, सोचने का, समझने का एक प्रकार से हिस्सा या है ना उनको टाइम मिल जाएगा, जिससे कि वो एक प्रकार से एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन में व्यवहार कर सकते हैं, है ना। तो यही बात है, और इससे हम देख सकते हैं कि इसमें दासता के औचित्य की स्थापना की गई है। और नागरिक जो है वो नागरिक के जीवन, नागरिकता की अवधारणा क्या है ना, अरिस्टोटल में नागरिकता की अवधारणा क्या है? ये एक प्रकार से सर्वोत्तम जीवन पद्धति है, सद्गुणों के विकास व राजनीतिक जीवन का ये आधार बिंदु है नागरिकता। और इसके लिए क्या आवश्यक है ना, एक प्रकार से अवकाश। और अवकाश का मतलब है ना अरिस्टोटल के लिए ये नहीं कि आप विश्राम करें, निंदा, निठल्लापन, निष्क्रियता, ये नहीं, बल्कि आनंद, सुखानुभूति, तार्किकता व ज्ञान के लिए सक्रियता, और हम पॉलिटिकल स्फीयर में हिस्सा ले सकें, हम सोच सकें। तो ये इसके लिए जरूरी है कि अवकाश हमारे पास हो। अब नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है दोस्तों परिवार। और जो अरिस्टोटल है ये क्या बोलता है कि परिवार समानता नहीं, असमानता वाला क्षेत्र है, असमानता वाला समूह है, जहाँ पर हमें लिंग, उम्र, आयु व क्षमता की वजह से अंतर देखने को मिलता है। तो जो परिवार है इसको सुधार लीजिएगा, ये असमानता वाला क्षेत्र है, असमानता वाला क्षेत्र है जहाँ पर हमें लिंग के आधार पर, तो अगर पुरुष होगा तो उसकी वैल्यू परिवार में ज़्यादा होगी, स्त्री होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। उम्र, तो पुरुष में भी अगर कोई बच्चा है ना, छोटी उम्र का है, तो उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन कोई बुजुर्ग है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। आयु और क्षमता ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परिवार में आपके स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए। अरस्तू के अनुसार परिवार असमानता का क्षेत्र है, वही ये इनइक्वालिटी का क्षेत्र है। तो अरस्तू के अनुसार परिवार असमानता का क्षेत्र था, जिससे अधिक महत्वपूर्ण समानता का क्षेत्र राज्य विकसित होता है। तो जो परिवार है यहाँ पर लिंग, उम्र, आयु, क्षमता के आधार पर अंतर पाया जाता है ना, असमानता पाई जाती है। लेकिन जैसे ही हम परिवार से ग्राम और ग्राम से राज्य की तरफ बढ़ते हैं तो ये समानता वाला क्षेत्र हो जाता है, जहां पर हर नागरिक को, याद रखिएगा नागरिक को, आगे चल के हम जो इस नागरिक शब्द को एक प्रकार से हाईलाइट कर रहे हैं उसका अर्थ भी बताएंगे। तो हर नागरिक को, या हर नागरिक आपस में समान होगा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण जो राज्य है, यहाँ समानता वाला क्षेत्र है जहाँ पर हर नागरिक को अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए महत्वपूर्ण एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर जो परिवार है ये पति, पत्नी, बच्चों एवं दासों से मिलकर बना है। तो इवन जो परिवार है वहाँ पर दास भी शामिल हैं। तो परिवार, पति, पत्नी, बच्चे, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन दास भी इसमें शामिल हैं। तो दास भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे जब प्लेटो था। परिवार का मुखिया तो पति होता था या मास्टर एक प्रकार से, है ना। ये वही बात है कि जो घर में जो सबका है ना बड़ा होता है पुरुष में, वही घर का मुखिया हुआ करता था। तो पति, है ना, या पिता गांव का, सॉरी परिवार का मुखिया हुआ करता था। अरस्तू के अनुसार परिवार का अपने नागरिकों पर शासन तथा मुखिया का परिवार दास पर शासन एक जैसा नहीं होता, यह अलग अलग होता है। इस जो सेंटेंस है इसकी मीनिंग क्या है, क्या कहता है अरस्तू कि राज्य का अपने नागरिकों पर शासन तथा मुखिया का परिवार या दास पर शासन एक जैसा नहीं होता है। तो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान लो राज्य है, राज्य का नागरिकों पर शासन
और मुखिया का या मास्टर का अपने परिवार या दास पर शासन एक जैसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? तो जो परिवार का मुखिया होता है, फॉर एग्जाम्पल पिता या पति, वो अपने परिवार का सबसे पहले तो मुखिया होता है, और जो परिवार के सभी सदस्य हैं, पति पत्नी और बच्चे, पत्नी बच्चे और दास, ये इसके अधीन रहते हैं, और जो इसका निर्णय होता है या जो ये कहता है, परिवार के सदस्य उसे मानने के लिए बाध्य रहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मुखिया कौन है या इन सब का पोषक कौन है? पति या पिता है। तो ये इसकी बातों को मानने के लिए बाध्य रहते हैं। लेकिन राज्य में जो नागरिक हैं, वो राज्य की बातों को मानने के लिए एक प्रकार से बाध्य नहीं रहते हैं। तो इसीलिए अंतर किया गया है कि द अथॉरिटी ऑफ मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ स्टेटमैन। स्टेटमैन की तो नागरिक राज्य की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि जो परिवार के सदस्य हैं वो मुखिया की बात को मानने के लिए बाध्य हैं। इसलिए ये कहता है कि जो राज्य है का अपने नागरिकों पर शासन तथा मुखिया का परिवार या दास पर शासन एक जैसा नहीं होता, बल्कि अलग अलग होता है। अरस्तु पुरुष नारी को वैधानिक निर्देश दे सकता है, किंतु उस पर निरंकुश शासन इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। तो अरस्तु एक जगह बोलता है कि पुरुष नारी को वैधानिक निर्देश तो दे सकता है, लेकिन उस पर निरंकुश शासन इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट है इसमें स्वर्णिम मध्यमान का नियम या रूल ऑफ गोल्डन मीन। रूल ऑफ गोल्डन मीन, तो ये हमें जब हम लोग गौतम बुद्धा को पढ़ते हैं तो उनकी जो फिलॉसफी है ना, उसको हम इसमें एक प्रकार से वहीं से इसको लिया गया है, या एक प्रकार से दोनों एक ही संदर्भ की या एक ही तथ्य की बात करते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि हमें टू स्ट्रीम्स के बीच एक मिडिल पॉइंट को जोड़ना है। तो आप दुस्साहसी मत बनिए, है ना, दुस्साहसी मत बनिए, और आप कायर भी मत बनिए। इसके स्थान पर आप क्या दिखाइए? वीरता दिखाइए। तो आप दुस्साहसी मत बनिए, आप जाके खले से न लड़ जाइए, या कि आप किसी की रक्षा ही न कर पाए, अपनी ही जान की रक्षा न कर पाए। इसके मध्य आप वीरता अपनाइए। तो ये बात है इसमें बताई गई है। तो हमें एक प्रकार से अगर अरस्तु की लैंग्वेज में देखा जाए तो हमें ना तो डेमोक्रेसी चाहिए जो रूल ऑफ इग्नोरेंट है, और ना ही हमें अरिस्टोक्रेसी चाहिए या ओलिगार्की चाहिए या टायरनी चाहिए जो कि एक व्यक्ति का शासन है या अमीरों का शासन है। हमें मिडिल क्लास का रूल चाहिए, जिसे अरिस्टोटल क्या कहता है? पॉलिटी कहता है। तो द एथिक्स में अरस्तु ने औसत के तर्क की विस्तार से चर्चा की है। मध्यम वर्ग के जो शासन है में दो आदर्श निहित हैं, एक तो समानता और दूसरा है सहमति। तो समानता भी इसमें निहित है और सहमति भी निहित है। सहमति कैसे? तो चूंकि मिडिल क्लास का रूल है, तो मिडिल क्लास चूंकि ज़्यादा है और एक प्रकार से ना तो ये ज़्यादा अमीर है ना ज़्यादा गरीब है, तो ये एक प्रकार से आपस में सहमति दे देते हैं। एक और इसका मतलब हो सकता है जैसे मान लो जो जैसे अमीरों को गरीबों पर विश्वास नहीं होता है और गरीबों को अमीरों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन मिडिल क्लास पर दोनों का विश्वास हो जाता है। इसलिए ये सहमति पर आधारित शासन है। तो अमीरों को ना तो गरीबों पर विश्वास है, गरीबों को अमीरों पर भी विश्वास नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास का दोनों पर विश्वास है। इसलिए ये एक प्रकार से सहमति पर आधारित शासन है। समानता है ना, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं मोर और लेस उनमें समानता है, उनमें सेम ना पद सम्मान और धन है उनके पास, जबकि अमीरों के पास तो बहुत ज़्यादा है, गरीबों के पास कुछ नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास के पास है ना मोर और लेस बराबर चीज़ें हैं। इसलिए ये समानता एवं सहमति इसके दो आदर्श हैं। अरस्तु ने मिश्रित संविधान व मध्यम वर्ग के शासन पर जोर दिया। तो ये क्यों किया है? मिश्रित संविधान और एक प्रकार से मिश्रित संविधान और मध्यम वर्ग के शासन पर जोर क्यों दिया है? क्योंकि मिडिल क्लास के पास ना तो इतनी ज़्यादा अमीरी होती है कि वो एक प्रकार से मदमस्त हो जाए, अंधा हो जाए अपने पैसे के पावर और पैसे के नशे में चूर हो जाए, और ना तो इतनी गरीबी होती है कि वो इग्नोरेंट हो जाए गरीबों की तरह। और तो चूंकि गरीब हैं और जो अमीर हैं दोनों में अपराध की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। एक के पास चूंकि खाने के लिए नहीं है, इग्नोरेंस है, इसलिए इनके पास अपराध की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। और अमीरों को चूंकि अब उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो अपने आप में खुद शक्तिशाली है, उनके पास पैसा है, तो उनमें भी अपराध की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। लेकिन मिडिल क्लास ये एक प्रकार से
जो पॉलिटी का शासन होता है, ये एक प्रकार से दोनों के बीच ना स्थिरता बनाए रखने का काम करता है। और मिश्रित संविधान की भी बात करता है कि जो सामूहिक निर्णय लिए जाएंगे या जो पहले निर्णय लिए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, वो सामूहिक बुद्धिमत्ता के आधार पर बनाए जाएंगे, लेकिन उनका क्रियान्वयन कैसे होगा? उनका क्रियान्वयन एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा होगा, है ना, एग्जीक्यूटिव के द्वारा होगा, जो कि सामूहिक नहीं होगा या सिंगल एग्जीक्यूटिव या एक प्रकार से कम लोगों के द्वारा इसका जो एजुकेशन है कानूनों का किया जाएगा। हालांकि जब कानून बनाए जाएंगे तो उसमें सामूहिक बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाएगा और मिडिल वर्ग का शासन पर जोर देता है गोल्डन मीन का जो सिद्धांत है एरिस्टोटल का। चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट जो है दास प्रथा के बारे में क्या बोलता है एरिस्टोटल, उसको देखते हैं। दास प्रथा के तो हमने देखा था कि एक जगह अरस्तु क्या बोलता है? अवकाश कार्य से श्रेष्ठ है। और हमने कहा था यहीं से वो दासता का कॉन्सेप्ट देता है, क्योंकि अवकाश चाहिए मास्टर्स को, तो उसके लिए दास रहना जरूरी है। दास ना छोटा मोटा घर का काम कर लेगा और घर के काम से जो मालिक है वो एक प्रकार से स्वतंत्र रहेगा, तो वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेगा और समाज की उन्नति में अपना योगदान दे पाएगा और वही असली नागरिक कहलाएगा। तो इसी कारण जो अरस्तु है ये दास प्रथा का समर्थक है। अरस्तु दास प्रथा का कट्टर समर्थक है, ये देख लीजिए ना। कुल मिला के ये दास प्रथा का समर्थन करता है। क्यों? क्योंकि इससे मास्टर्स को क्या मिलेगा? मास्टर्स को भी फायदा होगा और इवन दास को भी फायदा होगा, ये भी याद रखिएगा। तो मास्टर्स को भी फायदा होगा, मास्टर्स को क्या फायदा होगा? उन्हें अवकाश मिल जाएगा। और दास को क्या फायदा होगा? तो इन अ कंपनी ऑफ गुड मास्टर, है ना, एक अच्छे मास्टर्स की कंपनी में दास भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करेगा? वो सद्गुण डेवलप कर लेगा। और जो अरिस्टोटल है, चूंकि दासों के एक प्रकार से उनके कंडीशन से परिचित है, इसलिए वो कहता है कि अगर दास अच्छे मास्टर की कंपनी में सद्गुण डेवलप कर लेता है तो मास्टर्स को चाहिए कि वो उसे दासता से मुक्ति दे दे। तो अरस्तु दास प्रथा का कट्टर समर्थक था। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक में दास प्रथा का वर्णन किया। तो याद रखिएगा कि अरस्तु ने पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक में दास प्रथा का वर्णन किया है। पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक में अरस्तु प्राकृतिक असमानता का समर्थक था। तो चूंकि अब ये दास प्रथा का समर्थक है, तो दास प्रथा कहीं से कहीं तक समानता तो नहीं लाती है ना। यहाँ पर कुछ लोग दूसरों पर शासन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं असमानता है। तो ये जो दास प्रथा है या जो अरस्तु है, बट ऑब्वियस है कि प्राकृतिक असमानता का समर्थक होगा। बेसिकली ये कहता था कि कुछ लोग जन्म से मास्टर पैदा होते हैं और कुछ लोग जन्म से स्लेव पैदा होते हैं। कुछ लोग जन्म से मास्टर पैदा होते हैं और कुछ लोग जन्म से स्लेव पैदा होते हैं, ये इसका मानना था। तो इस प्रकार से अरस्तु प्राकृतिक असमानता का समर्थक था। दासता समाज प्रदत्त नहीं बल्कि प्रकृति प्रदत्त होती है। वही बात है कि कुछ लोग जन्म से मास्टर पैदा होते हैं, जिनके अंदर मास्टर्स वाली क्वालिटी होती है, जिनके अंदर साहस होता है, वीरता होती है ना, बुद्धि होती है। और कुछ लोग जन्म से ही स्लेव पैदा होते हैं, जिनकी शारीरिक स्ट्रक्चर तो बहुत है ना काम का होता है ना, मजबूत बलिष्ठ होते हैं, लेकिन इनके अंदर बुद्धि का, तर्क शक्ति का अभाव होता है। इसलिए कुछ लोग जन्म से ही स्लेव पैदा होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही मास्टर पैदा होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ये समाज प्रदत्त नहीं है, बल्कि ये प्रकृति प्रदत्त है, क्योंकि प्रकृति ने ही कुछ लोगों को बुद्धि से है ना हीन बनाया है और कुछ लोगों को बुद्धि से एक प्रकार से सरबोर कर दिया है। तो अरस्तु दास प्रथा का नैतिक आधार पर और नैतिक और भौतिक दोनों आधार पर समर्थन करता है। नैतिक आधार पर समर्थन इसलिए करता है, मतलब अगर नैतिक आधार देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि है ना, जैसे मैंने बताया था कि इन अ कंपनी ऑफ गुड मास्टर, एक अच्छे मास्टर की कंपनी में जो दास है वो भी ना सद्गुण डेवलप कर लेगा। चूंकि सद्गुण डेवलप कर लेगा तो दास का भी तो विकास हुआ ना, तो ये दास का विकास हुआ तो ये दास को सद्गुण प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, स्वामी को अवकाश, तो स्वामी को अवकाश मिलेगा तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेगा। इससे अल्टीमेटली किसका भला होगा? राज्य का भला होगा। तो ये नैतिक आधार है ना, क्या कि दास को सद्गुण मिलेगा, दास के अंदर है ना वर्चू डेवलप हो जाएंगी और स्वामी को अवकाश मिल जाएगा। और भौतिक एक प्रकार से इसकी समर्थन करता है भौतिक आधार पर, तो उत्पादन में सहायक होगा। तो दास उत्पादन में भी सहायक होगा। तो चूंकि दास शारीरिक रूप से मजबूत है, तो कृषि कार्य करने में या अन्य कार्य करने में है ना, पानी लाने मतलब घर का काम वगैरह करने में या उत्पादन करने में जो दास है वो एक प्रकार से सहायक होगा। क्यों? क्योंकि ये शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। तो ये है, दो आधारों पर ये दासता का एक प्रकार से समर्थन करता है।
फिर नेक्स्ट है दास्ता का सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है। दास्ता का सिद्धांत दो मान्यताओं पर, दो धारणाओं पर या दो बिलीव्स पर आधारित है। कौन कौन से? पहला तो गुणों में अंतर है ना, यानी कि मास्टर्स के गुण अलग होते हैं, मास्टर्स के गुण अलग होते हैं और स्लेव के गुण अलग होते हैं। तो पहला है गुणों में अंतर। दूसरा है समाज का श्रेणीकरण। तो इससे क्या है कि हम समाज में एक हायरार्की डेवलप कर देंगे और यहीं से आगे चल के हम लोग ना, जो अरस्तु है ये नागरिकता का कॉन्सेप्ट देगा। तो समाज का श्रेणीकरण हो जाएगा, समाज में डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा, और दूसरा है गुणों में अंतर। ये दो दास्ता के सिद्धांत की दो मान्यताओं पर, ये दास्ता का सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है। दास्ता अस्थायी है। वही बात है कि अगर एक अच्छे मास्टर की कंपनी में जो दास है, स्लेव है, वो सद्गुण डेवलप कर लेता है तो उसे मास्टर को चाहिए कि वो स्लेव को मुक्त कर दे। तो दास्ता अस्थायी है। दास कार्य का उपकरण नहीं है, कार्य का उपकरण है, ना कि उत्पादन का। तो जैसे हम आगे चल के देखते हैं कि जो मार्क्स जिसकी चर्चा करता है, मार्क्स चर्चा करता है, तो मार्क्स का जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा है, वो उत्पादन का एक प्रकार से उपकरण है, जहां पर कैपिटलिस्ट उसे है ना प्रोडक्शन करने के लिए है ना फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रकार से मजबूर करता है। जबकि जो दास है ये कार्य का उपकरण है। इसका मतलब है कि जो दास है वो घर के ना छोटे मोटे काम कर लेगा, पानी भर देगा है ना, कहीं से सामान ले आ देगा है ना, चलो खेती भी कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जाके इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करेगा है ना, इंडस्ट्री में जाके प्रोडक्शन करेगा, तो ये नहीं करेगा दास। इसलिए ये कार्य का उपकरण है, उत्पादन का नहीं। अरस्तु ने पहले होमर से तो अरस्तु से पहले होमर ने दास्ता का समर्थन किया है। तो अरस्तु पहला ऐसा विचारक नहीं है जिसने दास प्रथा का समर्थन किया है। उसके पहले होमर ने भी दास प्रथा का समर्थन किया था। दास्ता के प्रकार, पहला है स्वाभाविक दास। तो एक नेचुरल स्लेव होते हैं है ना, एक नेचुरल स्लेव होंगे, और दूसरे लीगल स्लेव होंगे है ना, लीगल स्लेव होंगे। तो नेचुरल स्लेव कौन होंगे? जिनके अंदर मंद बुद्धि होगी, जिनका अपने अपना है ना, जो अयोग्य होंगे, जिनके पास अपनी शक्ति नहीं होगी, या जो मंद बुद्धि होंगे, अकुशल होंगे, अयोग्य लोग होंगे, वो स्वाभाविक दास होंगे है ना, जिनके अंदर तर्क शक्ति नहीं होगी है ना, वो क्या होंगे? स्वाभाविक दास होंगे। जबकि जो वैधानिक दास हैं ये युद्धबंदी है ना। तो जैसे मान लो दो देशों के बीच युद्ध हुआ, तो बहुत सारे जो सैनिक हैं या वो है ना, उनको एक प्रकार से युद्ध बंदी के रूप में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये जो दास होंगे ये लीगल दास होंगे, ये नेचुरल स्लेव नहीं होंगे। और दास एक प्रकार से सजीव संपत्ति है, एनिमेटेड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी भी दो प्रकार की होती है, एक तो अनएनिमेटेड। तो इसमें क्या आ जाएगा? जैसे मान लो है ना, सोना हो गया है ना, प्रॉपर एक प्रकार से जमीन हो गई, ये क्या है? अनएनिमेटेड है ना, ये एक प्रकार से सजीव संपत्ति नहीं है, ये अजीव संपत्ति है। सोना, जमीन है ना, पैसा, रुपया, ये सब ना सजीव संपत्तियां नहीं है। जबकि जो एनिमेटेड या अनएनिमेटेड संपत्तियां हैं ये जमीन है ना, और जो सोना वगैरह है। और एनिमेटेड संपत्ति क्या है, या एनिमेटेड या सजीव संपत्ति क्या है? दास। दास एनिमेटेड है, जीवित है ना, लेकिन संपत्ति है, ये बात। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि दिसंबर 2024 के लिए जो यूजी नेट का पेपर होने वाला है, HPSC, इवन जो MPPSC में नेट का पेपर सेट का पेपर होने वाला है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और RPSC में व्याख्याता का भी जो पेपर है, सेम टू सेम सिलेबस है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ, तो उसका भी कवर हो जाएगा। तो आप ये कोर्स है 499 रुपये का ये कोर्स चलाया जा रहा है। इसमें आपको एक प्रकार से ये वीडियोज़ मिलेंगे, प्लस PDF मिलेगी, और इसके साथ ही साथ जो PYQs हैं अभी तक के, पिछले 5 साल तक के, उनको कवर कराया जाएगा। और कुछ MCQs भी चैप्टर वाइज है ना आपको डाले जाएंगे, और उनका फिर वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, इस नंबर क्या है 8461973948 पर 499 रुपये का पेमेंट करके आप इसमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो आप लोग, क्योंकि 8-10 लेक्चर ही आएंगे इसमें, इसके बाद जो लेक्चर आएंगे एक प्रकार से ऐसे मेंबर्स को जाएंगे जिन्होंने कोर्स ले रखा है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।